नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। ये कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट अक्सर कोई बाहरी चीज नहीं होती, बल्कि हम खुद होते हैं। हमारे सामने ब्रायना वीस्ट की किताब द माउंटेन इज यू के कुछ मुख्य विचार हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम अनजाने में खुद को आगे बढ़ने से कैसे रोक लेते हैं, जिसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं, और इस अदृश्य पहाड़ को इसे पार कैसे किया जाए। तो ये सेल्फ सैबोटाज आखिर है क्या भला? मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ये वो अनजाने तरीके हैं जिनसे हम खुद को ही अपने मंजिल तक पहुंचने से रोक देते हैं, है ना। जैसे सोचिए, कोई स्कूल में टॉप करना चाहता है, पर अंदर से एक आवाज आती है, अगर तुमने पूरी कोशिश की और फिर भी फेल हो गए तो कितनी बेइज्जती होगी। और बस इसी डर से वो इंसान शायद अपना 100% कभी देता ही नहीं। ये एक आम उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। और इस तरह खुद को रोकने के पीछे आप देखेंगे जड़ में अक्सर डर होता है, एक गहरा विश्वास कि शायद हम उन अच्छी चीजों के, उन सफलताओं के या उन रिश्तों के लायक ही नहीं हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। जैसे किसी को प्रमोशन चाहिए, बहुत इच्छा है, मेहनत भी करता है, लेकिन ऐन मौके पर शायद इंटरव्यू खराब कर दे या कोई जरूरी काम अधूरा छोड़ दे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अवचेतन में ये डर है, क्या मैं सच में इस बड़ी जिम्मेदारी के काबिल हूं? हाँ, और रिश्तों में भी ऐसा होता है। हाँ, रिश्तों को ही लें। कोई व्यक्ति एक गहरा प्यार भरा रिश्ता चाहता है, पर बार बार ऐसे पार्टनर चुनता है जो शायद इमोशनली अवेलेबल नहीं है, या फिर खुद ही रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित होने से कतराता है। अच्छा, इसके पीछे भी अक्सर यही डर होता है कि मैं एक अच्छा साथी नहीं बन पाऊंगा, या अगर मैंने खुद को पूरी तरह खोल दिया और मुझे चोट पहुंची तो। वल्नरेबिलिटी का डर। बिल्कुल, डर तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा कारण होता है हमारा माहौल और हमारी खुद के बारे में बनी सोच, है ना, जिसे सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये सोच बचपन से ही बनने लगती है। हमारे माँ बाप क्या कहते थे, दोस्त कैसे थे, समाज ने क्या सिखाया, ये सब मिलकर एक अदृश्य स्क्रिप्ट सी बना देते हैं कि हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं। जैसे अगर किसी ने बचपन में हमेशा पैसों को लेकर किल्लत देखी है या लापरवाही देखी है, तो हो सकता है बड़े होकर वो अनजाने में पैसे बचाने से डरे या सही जगह लगाने से डरे। भले ही कमाता अच्छा हो, वो बस उस पुरानी जानी पहचानी कहानी को दोहरा रहा होता है। सही कहा। ये पैटर्न काफी गहरे होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्हें बदला जा सकता है। किताब कुछ कदम बताती है। सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है इनकार करना बंद करें। इनकार मतलब ये स्वीकार करना कि हम जो बहाने बना रहे हैं वो असल में खुद को बचाने या रोकने के तरीके हैं। सेल्फ सैबोटेज। जैसे कोई कहे, अरे मुझे तो सादा जीवन पसंद है, जबकि मन ही मन ज्यादा कमाने की इच्छा हो सकता है ये असल में असफलता के डर से खुद को बचाना हो। तो ये मानना, ये स्वीकार करना पहला बड़ा कदम है। ये मानना वाकई मुश्किल हो सकता है कि अरे मैं ही अपने रास्ते में खड़ी हूँ। अच्छा, दूसरा कदम क्या है फिर? दूसरा कदम है अपनी समस्याओं को लिखें। जो भी चीजें परेशान कर रही हैं, पैसे की तंगी, कोई बुरी आदत, रिश्तों में बार बार की दिक्कतें, व्यवहार का कोई पैटर्न, उन्हें बिना किसी लाग लपेट के पूरी ईमानदारी से कागज पर उतारें। लिखने से क्या होता है? सिर्फ सोचने से ज्यादा लिखने से चीजें साफ होती हैं। एक स्पष्ट तस्वीर मिलती है कि असल में गड़बड़ कहाँ है। तब हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो इसे स्वीकार कर लें या इसे बदलने का फैसला करें। ओके, यानी सिर्फ लिखने भर से चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं और उनका सामना करना आसान हो जाता है। और तीसरा, खुद से सवाल करें। गहराई से पूछें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब आपने अपनी समस्याएं लिख ली तो उनके पीछे की वजह तलाशें। आप खुद को क्यों रोक रहे हैं? क्या नाकामयाबी का डर है, या शायद कामयाबी का ही डर है कि सब बदल जाएगा? क्या आप रिजेक्शन से डरते हैं, या कहीं अंदर ये फीलिंग है कि आप इसके लायक नहीं? इन क्यों का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही असली जड़ें हैं। तो ये एक तरह से जासूस बनकर अपनी ही सोच की जड़ तक पहुंचना हुआ। इंटरेस्टिंग। और चौथा कदम है अपनी सोच और व्यवहार को एक्टिवली बदलें। जब आप समझ जाते हैं कि आप खुद को क्यों रोक रहे थे, तब आप उस सोच को चुनौती दे सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। अगर पैसों को लेकर गलत धारणाएं थी, तो नई सेहतमंद आदतें बनाएं। जैसे बजट बनाना सीखें, निवेश के बारे में पढ़ें। अगर रिश्तों में भरोसे की कमी डर की वजह थी, तो छोटे छोटे कदम उठाकर भरोसा करना सीखें।
अपनी जरूरतों को बताना सीखें। ये बदलाव देखिए रातों रात नहीं आता, इसमें लगातार कोशिश लगती है। हाँ, ये तो है। अच्छा, यहाँ एक और एंगल भी है जिसे समझना जरूरी है, मुझे लगता है। किताब बताती है कि सेल्फ सैबोटाज हमेशा किसी बुरे इरादे या कमजोरी का नतीजा नहीं होता। कभी कभी यह हमारे अवचेतन मन का, हमारे अनकॉन्शियस माइंड का हमें किसी बड़े डर या तकलीफ से बचाने का एक अजीब सा तरीका भी हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये तब होता है जब हमारी दो इच्छाएं आपस में टकराती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक होती है हमारी सचेत इच्छा, कॉन्शियस डिजायर, जैसे ऑफिस में टॉप पोजीशन पर पहुंचना। लेकिन दूसरी तरफ हमारी अवचेतन इच्छा, अनकॉन्शियस डिजायर हो सकती है जो हमें सुरक्षित, जानी पहचानी स्थिति में ही रखना चाहती है। अच्छा, क्यों? शायद वो टॉप पोजीशन जिम्मेदारी लाती है, दबाव लाती है, या लोगों की नजरों में आने का डर लेकर आती है, जो अवचेतन मन को एक खतरे जैसा लगता है। इसलिए वो अनजाने में ऐसी हरकतें करवाता है जिससे हम उस पोजीशन तक पहुंच ही ना पाए, खुद को ही रोक लें। और रिश्तों में भी यही होता होगा? हाँ, रिश्तों में भी यही होता है। सचेत रूप से हम एक हेल्दी, प्यार भरा रिश्ता चाहते हैं, लेकिन अगर बचपन का कोई घाव है, जैसे किसी अपने ने भरोसा तोड़ा हो, तो अवचेतन मन हमें करीबी रिश्तों से बचाने के लिए ऐसे पार्टनर चुनने को उकसा सकता है जो इमोशनली दूर हों, या हम खुद ही दीवारें खड़ी कर लें। हाँ, या हम खुद ही दीवारें खड़ी कर लें। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानी पहचानी दूरी भले ही दर्दनाक हो, एक अनजाने गहरे जुड़ाव के खतरे से ज्यादा सुरक्षित लगती है अवचेतन को, है ना अजीब? हाँ, ये तो काफी गहरा है। तो कुल मिला के संदेश बहुत शक्तिशाली है। अक्सर जिसे हम बाहरी पहाड़ समझ रहे होते हैं, वो असल में वो हमारे अंदर ही होता है। और जिस पल हम अपनी उन आदतों, उन डरों, उन पुरानी कहानियों को पहचान लेते हैं जो हमें रोक रही हैं, उसी पल हमें उन्हें बदलने की ताकत मिलनी शुरू हो जाती है। अंततः बात यही है कि हमारा जीवन काफी हद तक हमारी अपनी सोच और हमारे विश्वासों का ही एक आईना है। सेल्फ सैबोटाज एक अदृश्य दुश्मन की तरह है। इसे पहचानना और इस पर विजय पाना, ये खुद को आजाद करने जैसा है। श्रोताओं के लिए शायद यही सोचने का सवाल है कि वो कौन सा पहाड़ है जिसे उन्हें अपने भीतर पहचानने और फिर उसे पार करने की जरूरत है। तो कोशिश यही है समझने की कि हम खुद को रोकते क्यों हैं, अपने ही रास्ते में क्यों आ जाते हैं, और कैसे जो पुरानी बातें हैं जो असर करती हैं, उनसे निकलकर एक बेहतर कल की तरफ बढ़ा जाए। सही बात है। और जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि रुकावट अक्सर बाहर नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हमारे अंदर ही होती है। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं, इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जरूर। ऐसा लगता है कि हमारा जो अचेतन मन है वो हमें जानी पहचानी चीजों में सेफ रखता है। हाँ, कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं। हाँ, और अनजाने बदलाव से रोकता है। तो इसके कुछ आम लक्षण क्या हो सकते हैं, कैसे पता चले? बिल्कुल, देखिए सबसे पहला और शायद सबसे आम जो है जी, वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब विरोध। हाँ, विरोध। जैसे कोई नया मौका आया या कोई नया काम है, सब ठीक लग रहा है पर हम उसे टाल रहे हैं। अच्छा। या मान लीजिए कोई रिश्ता है, सब सही है पर उसमें आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे हैं। तो यहाँ रुक कर खुद से पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई मैं इस चीज से बच क्यों रहा हूँ या रही हूँ। जब वो वजह साफ होती है ना, तो फिर रास्ता भी निकलता है। सही। और दूसरी चीज है परफेक्शनिज्म। हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो, निखुट हो। अरे हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है और सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह कितने परफेक्शनिस्ट हैं। पर ये भी एक तरह का सबोटाज ही है। कैसे? क्योंकि गलती के डर से हम काम शुरू ही नहीं कर पाते। अच्छा, हाँ ये तो है। तो सलाह यही है कि छोड़िए परफेक्शन की चिंता, बस शुरू करें। ध्यान प्रोसेस पर रखें, नतीजे पर नहीं। जैसे आप कोई गाना लिख रहे हैं तो बस लिखिए, वो हिट होगा या नहीं ये बात की बात है। ठीक है। और तीसरा है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन मतलब बहाने बनाना। हाँ बिल्कुल, अपनी कम कोशिशों के लिए बहाने ढूंढना। ये सोचना कि चलो कम से कम कोशिश तो की। हाँ, एटलीस्ट आई ट्राइड वाला एटीट्यूड। एग्जैक्टली। ये रवैया हमें आगे बढ़ने से रोकता है। किताब कहती है कि हमें अपनी कोशिशों से ज्यादा नतीजों पर ध्यान देना चाहिए, उनको मापना चाहिए। अच्छा, तो ये संकेत पहचानना तो ठीक है, पर असली सवाल तो यह है कि इन आदतों से, इस सोच के पैटर्न से बाहर कैसे निकलें। ये आसान तो नहीं लगता। नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है, खासकर जब पुरानी बातें मन पर हावी हों। हाँ, मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है। कुछ कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले तो अपने डर को समझें, सामना करें कि बदलाव से डर क्यों लग रहा है। क्या खोने का डर है? फिर बड़े बड़े पहाड़ चढ़ने की बजाय छोटे मैनेजेबल कदम उठाएं। छोटे लक्ष्य बनाएं। ओके।
अपनी सोच पर काम करें। ये मानना पड़ेगा कि गलतियां होंगी, वो सीखने का हिस्सा हैं, उन्हीं से हम बेहतर बनते हैं। सही बात है। और हाँ, बहुत जरूरी, एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। ऐसे लोग जो आपको समझें, हौसला दें। और इन सबसे भी ज्यादा जरूरी जो किताब कहती है वो है अतीत को जाने देना, रिलीजिंग द पास्ट। अतीत को जाने देना। हाँ, हमें अपनी वो पुरानी धारणाएं, वो लिमिटिंग बिलीफ्स छोड़ने होंगे, जैसे मैं बस इतना ही कर सकता हूं या मेरी किस्मत ही ऐसी है। सच तो ये है, और किताब ये बार बार कहती है कि हम अक्सर खुद को जितना कम आंकते हैं उससे कहीं ज्यादा काबिल होते हैं। लेकिन कहना आसान है ना, पुरानी बातें, खासकर अगर कोई बुरा अनुभव रहा हो, वो आसानी से पीछा कहाँ छोड़ते हैं। नहीं छोड़ते, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वो मन में कहीं अटके रहते हैं। हाँ। और बुरे अनुभव अक्सर हमारी किसी अधूरी इच्छा या जरूरत से जुड़े होते हैं, तो उन्हें एक पॉजिटिव नजरिए से देखना जरूरी है। नए नजरिए से? वो कैसे? किताब में इसके लिए एक बहुत अच्छा मानसिक अभ्यास, एक मेंटल एक्सरसाइज बताई गई है। अच्छा, क्या है वो? आप ऐसा करें, किसी पुराने बुरे अनुभव को याद करें। मान लीजिए पहला ब्रेकअप, बहुत दुखद होता है अक्सर। हाँ, बिल्कुल। आप कल्पना करें, इमेजिन करें कि आप अपने उस समय के यंगर सेल्फ, मतलब अपने छोटे रूप के सामने बैठे हैं। वो जो उस तकलीफ से गुजर रहा था। ओके। अब आप उसे तसल्ली दें, उसे समझाएं, उसे बताएं कि देखो वक्त के साथ तुमने क्या सीखा, कैसे शायद वो अनुभव आगे चलकर किसी ना किसी तरह तुम्हारे लिए अच्छा ही साबित हुआ। उसे ये भी बताएं कि उस मुश्किल घड़ी में वो क्या कर सकता था या शायद किससे मदद मांग सकता था। अरे वाह, ये तो बहुत पावरफुल सोच है कि हम अतीत बदल नहीं सकते, पर उसे देखने का अपना नजरिया बदल सकते हैं। बिल्कुल, और इससे हालात को संभालने का, उससे डील करने का तरीका बदल जाता है। हाँ, ये तो है। पर यह कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। अच्छा, पूरा कैसे होगा? पूरी तरह बदलने के लिए हमें एक नया भविष्य भी बनाना होगा। बिल्डिंग अ न्यू फ्यूचर। नया भविष्य बनाना। हाँ, और इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी पूरी क्षमता, अपना पूरा पोटेंशियल पहचानें, और उसे सिर्फ पहचाने नहीं, उसे अपनाएं भी। अपनी क्षमता को पहचानना और अपनाना। एग्जैक्टली। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो निचोड़ यही निकलता है कि सेल्फ सैबोटाज जो है वो हमारे डर और पुरानी सोच से पैदा होता है। हाँ बिल्कुल, जड़ वही है। और इसके लक्षण जैसे वो रेजिस्टेंस, परफेक्शनिज्म या बहानेबाजी, इनको पहचानना पहला कदम है। बिल्कुल, पहला कदम। और फिर अतीत को एक नए नजरिए से देखकर उसे जाने देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। और ये याद रखना है कि हर कोई खुशी और सफलता डिजर्व करता है, हम सब करते हैं। वो जो मानसिक अभ्यास की हमने बात की, वो अतीत की तकलीफों से उभरने में वाकई मदद कर सकता है। हाँ, सुनने में तो काफी असरदार लग रहा है। और अपनी असली क्षमता को पहचानकर ही हम एक बेहतर भविष्य की नींव रख सकते हैं। अगर ये सच है कि हम ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट है, तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा मैनेजेबल कदम उठाया जा सकता है जो हमारी किसी पहचानी हुई लिमिटिंग बिलीफ या उस रेजिस्टेंस को थोड़ी सी चुनौती दे? इसका मूल आइडिया है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावटें वो बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही चीज आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने अंदर के डर, वो शक और वो सोच जो हमें रोकती है, उसको पहचानें और उस पर काम करें। किताब कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताती हैं, उन पर भी बात करेंगे हम लोग। हाँ, मतलब असली चढ़ाई तो अंदर की है। हाँ, ये पहाड़ वाली बात, ये रूपक बड़ा कमाल का है ना, कि जिस पहाड़ को हम चढ़ना चाहते हैं वो असल में हम खुद हैं। थोड़ा और खोलेंगे इसे। हाँ बिल्कुल। देखिए, इसका मतलब ये है कि हम अक्सर बाहर हल ढूंढते रहते हैं, कोई और जिम्मेदार है, हालात खराब है। लेकिन ये किताब कहती है रुको, अंदर देखो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे इमोशनल पैटर्न, वही असली पहाड़ है। अच्छा। तो फोकस बाहर से हटकर अंदर लाना है, बदलाव वहीं से शुरू होगा। दिलचस्प है। और किताब में कुछ टेक्निक्स का भी जिक्र है, जैसे अपने अंदर के बच्चे से बात करना या अपने बेस्ट फ्यूचर की कल्पना करना। ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा नहीं लगता? ये असल में कैसे काम करता है? हाँ, लगता है शुरू में, लेकिन ये तरीके हैं अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के, डर को कम करने के। जैसे अंदर के बच्चे से जुड़ना, मतलब अपनी पुरानी चोटें, जरूरतें समझना, उन्हें हील करना। और भविष्य के स्व की कल्पना, मतलब एक क्लियर विजन बनाना कि आप असल में क्या बनना चाहते हैं। किताब इसके लिए 5 खास कदम बताती है। पहला, अपने डर का सामना करो। शांति से बैठो
उसे महसूस करो, भागो मत। ओके। महसूस करना। दूसरा, अपने फ्यूचर सेल्फ को देखो, विजुअलाइज करो, वो कैसा दिखता है, क्या कर रहा है, कैसा फील कर रहा है, एकदम डिटेल में। और तीसरा क्या था? उससे गाइडेंस मांगना, जैसे नौकरी या रिश्तों पर। ये तो काफी अलग है। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है। चौथा है, अपने यंगर सेल्फ मतलब बचपन के रूप से मिलो। उसे बताओ कि देखो आज तुम कितने स्ट्रांग हो, तुमने क्या क्या सीखा है, इससे हिम्मत मिलती है। और पांचवा, सबसे जरूरी शायद, उस नए बेहतर जीवन की जो फीलिंग है, जो इमोशनल स्टेट है, उसे अपना लो अभी से। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये उस वाइब्रेशन में आना है, उस एनर्जी को महसूस करना है। वाह, ये सिर्फ सोचने से ज्यादा गहरा है, महसूस करना। बिल्कुल, यही टेक्निक्स डर को कम करती हैं और क्लैरिटी देती हैं कि भाई जाना कहाँ है। सही है। ये विजुअलाइजेशन वाली बात तो पावरफुल लगती है, पर किताब सिर्फ ताकतों की बात नहीं करती है ना, वो कमजोरियों को देखने की भी बात करती है। ये थोड़ा अजीब नहीं कि आगे बढ़ने के लिए कमजोरियों पर फोकस करें? हम तो हमेशा स्ट्रेंथ पर फोकस करने को सुनते हैं। हाँ, ये थोड़ा उल्टा लगता है, पर बहुत बहुत जरूरी है। किताब कहती है कि सिर्फ ताकत जानना काफी नहीं है, अपनी कमजोरियों को पहचानना, उनको एक्सेप्ट करना और फिर उन पर काम करना, ये भी ग्रोथ का उतना ही बड़ा हिस्सा है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई आलोचना को लेके बहुत सेंसिटिव है, जरा सी किसी ने कुछ कहा और बुरा लग गया, तो ये एक कमजोरी हुई ना, है ना? अब इसे समझना और फिर रचनात्मक आलोचना को मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को सीखने का जरिया बनाना। अच्छा, ये जरूरी है। सफल लोग अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को जानते हैं। खुद को पूरी तरह स्वीकार करना पड़ता है, कमियों के साथ। यहीं से बदलाव शुरू होता है। मतलब अपनी कमियों से भागना नहीं, उन्हें समझना है। ये सुनने में आसान है, पर करना शायद उतना नहीं। बिल्कुल मुश्किल हो सकता है। इसमें बहुत ईमानदारी और हिम्मत चाहिए। खुद का सामना करना आसान नहीं होता। और यहीं पर किताब का एक और पॉइंट आता है, चुनौतियां, मुश्किलें, प्रॉब्लम्स। हाँ, कि वो बाधा नहीं है बल्कि अवसर है। एग्जैक्टली। किताब कहती है कि ये हमारे सबसे बड़े टीचर हैं, सबसे बड़े गुरु। जब हम मुश्किलों से भागते नहीं, उनका सामना करते हैं, तो हम सीखते हैं, हम ग्रो करते हैं। तो मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, हमारी असली क्षमता तक पहुंचाती हैं। ये कैसे होता है? देखिए, जब हम अंदर से बदलते हैं, अपना नजरिया बदलते हैं, अपनी आदतें बदलते हैं, तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं, या कम से कम उन्हें देखने का हमारा तरीका बदल जाता है। हाँ, वो पहाड़ जो इतना बड़ा लग रहा था, वो शायद उतना बड़ा ना लगे, या उसे चढ़ने का रास्ता दिखने लगे। चुनौती को स्वीकार करने का साहस, वही हमें आगे बढ़ाता है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो ये जो अंदर का पहाड़ है, इसे चढ़ने के लिए चाहिए सेल्फ अवेयरनेस, खुद को स्वीकार करना अपनी कमियों के साथ, और चुनौतियों को उनको सीखने का मौका समझना। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल यही सार है। जीवन एक सफर है और हर चुनौती एक सबक। असली लड़ाई और असली जीत वो हमारे अंदर ही होती है। कॉन्फिडेंस और हिम्मत इसी समझ से आते हैं। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं सोचने को, क्या हो अगर सबसे जरूरी कदम पहाड़ चढ़ना ही ना हो, बल्कि ये सवाल करना हो कि हमने उसे पहली बार में पहाड़ समझा ही क्यों? कौन सी हमारी अंदरूनी मान्यताएं हैं, कौन से डर हैं जो हमारे सामने ये मुश्किलें खड़ी कर देते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।